हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड जोया और वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको इसका थर्ड पार्ट दे दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का 4th पार्ट है। और अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लीजिए ताकि वो भी समझ में आ जाए और फिर ये भी समझ में आ जाए आपका पेपर में जो भी मार्क्स आने हो उसमें कोई भी परेशानी ना आए। एक भी नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और एक भी नंबर आपके लिए बहुत भी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपके मार्क्स कटे और आपके कम मार्क्स आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस ट्यूटोरियल में भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले बांग्लादेश के बारे में, नेपाल के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने बांग्लादेश के बारे, पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। अब हम भारत और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम जाए करे। तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दे पर मतभेद रहा। देखिए, उसमें मैंने आपको थर्ड पार्ट में ये बता दिया था कि नदियों के बारे में गलत मत करना, उनको याद रख लेना। तो मैंने आपसे कहा भी था कि उसको कॉपी में नोट कर लेना। जो सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद होते हैं, तो ये पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर कौन सी नदी को लेकर विवाद होता है और बांग्लादेश और भारत को लेकर कौन सी नदी को लेकर विवाद होता है। तो याद रखना, पाकिस्तान से जो विवाद होता है वो सिंधु नदी के लिए होता है और जो बांग्लादेश के से होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र नदी के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, भूलना मत, गलत बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका 1 नंबर कट सकता है। 1 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश के नासुक होने के कारण और भारत के अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थक भारतीय सेना और पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके के रास्ता देने और बांग्लादेश के इलाके ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार और बांग्लादेश इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामले शामिल है। देखिए, अब भारत को जो म्यांमार से जो हिस्सा जाता था बांग्लादेश, और प्राकृतिक गैस इन सबको लेकर मतलब कि भारत और पाकिस्तान में विवाद बढ़ता रहता था। तो कौन कौन से विवाद है ये याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, और रास्ता ना देने का, प्राकृतिक गैस ना पहुंचाने का, इन सब को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद रहता है, ठीक है। बांग्लादेश की सरकार मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल और हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह तरबाह करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के विरोधी को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस के सेधमावी करने और व्यापार के बेईमानी बरतने के आरोप भी है, ठीक। यानी बांग्लादेश को लेकर, मतलब कि भारत और पाकिस्तान को लेकर बेईमानी, यानी व्यापार में जो बेईमानियां होते हैं
उन सबको लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्वांचलों की नीति का हिस्सा है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जरूरी नहीं कि उनमें विवाद ही हुआ है, दोस्ती भी रही है। पूर्वांचलों की जो नीति है वो बांग्लादेश से ही जुड़ी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया के संपर्क साधने की बात है। ठीक है, पूर्वांचलों की किसकी बात हो रही है? भारत से म्यांमार जाने की नीति की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। इस बात के भी प्रयास किया जा रहा है कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना पासपोर्ट यानी पारपत्र और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंध मनमुटाव पैदा हुई है। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी प्रसन्नता जताई है। नेपाल भारत विरोधी तथ्यों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। देखिए, अब इसमें बताया कि जो भारत है वो भारत और नेपाल की दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर जो नाखुश किस बात से होता है? जो भारत अगर कोई कदम उठाती है तो उसमें नेपाल मदद नहीं करता और उसकी दोस्ती चीन के साथ भारत को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वो यही बताया गया। बाकी हम जो भारत और नेपाल से लेके बहुत अच्छी दोस्ती है, बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के हमारे जो एक दूसरे के नागरिक आ जा सकते हैं, कोई ना वीज़ा लगे ना ही पासपोर्ट। लेकिन हाँ, भूटान में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ सीमित जगह तक की है कि भारत के लोग जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीज़ा के, लेकिन आगे जाएंगे तो उनको वीज़ा पासपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है, कहीं भी आ जाओ कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगेगा। इतना समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसी नेपाल में चल रही है। माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों के नस्लवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। देखिए, अब उनको भी ये लगता है कि जो भारत है वो उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होएगा ही, ये बात है। तो थोड़ा बहुत मनमुटाव इन दोनों देशों में चलता रहता है और इसे नदी, जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाते हुए चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र को
क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। उसको किसको लगता है? ये भारत को लगता है, ये नेपाल को लगता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्वक है। विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मामले पर एक साथ है। ठीक है। नेपाल और लोकतंत्र की बहाली से दोनों देश के बीच संबंधों के लिए मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। देखिए, मैंने आपको जातीय संघर्ष थर्ड वीडियो में बता दिया है। नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट बता रहा है और उसमें डीपली बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारतीय सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किया। इससे दोनों देशों में संबंध मजबूत हो गए। श्रीलंका ने सुनामी से हुई तबाही के बाद के पूर्ण निर्माण कार्यों में भारत की मदद से भी दोनों देश एक दूसरे के करीब आए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्योंकि कैसे वो दोनों अलग हुए, दोनों में संघर्ष है और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, वो इसमें बताया गया है। अब भूटान की बात आती है। भारत और भूटान के साथ भी कुछ अच्छे रिश्ते हैं और भूटान सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुर्रिलों को भूटान ने अपने क्षेत्र में खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान के पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं के साथ हाथ बटा रहा है। इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए सहयोग ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मालदीव पर। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। ठीक है, किससे? माओवादी थे। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि श्रीलंका दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसी देश भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना जामिली है। यानी कि देखिए, वो बड़ा देश है तो जो छोटे देश है उनको तो थोड़ा बहुत ये शक होता ही है कि ऐसा ना हो कि वो हमें अपने देश में लेना तो नहीं चाहता, हमारी ज़मीन हड़प तो नहीं करना चाहता। ये सोचते हैं और वो सोचना भी उनके लिए ठीक ही है
कि उनके अंदर ये बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर अक्सर महसूस होता है कि उनके पड़ोसी देश उनका बेजा फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। ठीक है, उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों का इस क्षेत्र पर प्रभाव जमाने में मदद मिली। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहती है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच नहीं रही है। नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल और नेपालियों के भूटान आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के में आप्रवास के मसले पर मतभेद रहे। बंगाल और नेपाल के बीच हिमालय नदी के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सभी बड़े झगड़े और भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच इनका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत के बीच स्थित है और काफी देशों के सीमा के इर्द गिर्द पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे शांति और सहयोग। शांति और सहयोग कैसे बनाया जा सकता है वो बताएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको थोड़ा कुछ याद करना है। तो हम पढ़ते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन SAARC फुल फॉर्म याद रखिएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ताकि इंसान ये फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, नहीं लिख पाता, इसलिए उनका नंबर भी कट जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेण को ज़्यादा सफलता नहीं मिला। दक्षेण के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते SAFTA याद रखिएगा। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी, पर इस दस्तखत किए। वो भी याद करिएगा, दक्षेण भी याद रख लीजिएगा, ये भी साफ्टा भी याद कर लीजिएगा। साफ्टा और दक्षेण जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो साफ्टा और दक्षेण क्या क्या है वो भी बताएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ये, और आपको याद करना जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डीपली पढ़ना होगा, डीपली चीज़ें को यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए तो इस क्षेत्रों में शांति और सहयोग के एक नए अध्यक्ष की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार और समझौता यानी साफ्टा के पीछे यही भावना काम कर रही है कि इस समझौते को 2004 के हस्ताक्षर हुए और समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावित हो गया। ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं है इसमें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समझौते के लक्ष्य याद रखिएगा कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार को लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 के बीच 20% कम कर दिया गया। कुछ छोटे देशों को मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंट मारना चाहता है, मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए इनके सामान और राजनीतिक पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्रों के हर देश को साफ्टा फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत नेपाल और श्रीलंका से पहले की द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब जब साफ्टा भारत ने लागू किया तो उनको ये डर पैदा होने लग गया कि वो हमारे पर कब्जा तो नहीं करना चाहता, वो हमारे पर हमारी ज़मीनों को हड़पना तो नहीं चाहता। देखिए, डर इंसान पे बना रहता है जब तक कोई पावर चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और इसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 6 दूंगी। कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट में एक बार कमेंट में कर दीजिए। कमेंट कर देंगे तो मुझे याद रहेगा कि हाँ आपको क्या छूट गया है, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह जो अगर इम्पोर्टेंट हो या कुछ ना समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को समझा दूंगी, डीपली समझा दूंगी। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।